गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। सो आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक का चैप्टर 4 द एनिमी, विच इज़ रिटन बाय पर्ल एस बक। सो इस चैप्टर में हम एक बहुत ही पावरफुल थीम एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ ह्यूमैनिटी वर्सेस पेट्रियाटिज्म। यानी जब एक डॉक्टर के सामने ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन और ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो क्या चूज़ करता है, तो ये हम कहानी में पढ़ेंगे। सो इस कहानी के मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सिडाओ, जो इस स्टोरी में हमें मतलब डॉक्टर सिडाओ की स्टोरी हमें सिर्फ वॉर टाइम की सिचुएशन नहीं दिखाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ी होती है, इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। सो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पर। सो इट्स अ टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जब कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रही थी, दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। आपने वर्ल्ड वॉर पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। सो इट्स अ टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। अभी ये नहीं पता ये वर्ल्ड वॉर 1 है या 2 है, पर वर्ल्ड वॉर है। An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. तो एक अमेरिकन सोल्जर था जो वॉर का प्रिजनर है। वो वो सी के किनारे, समुद्र के किनारे पर बहकर आ जाता है और वो सीधा एक जापानीज डॉक्टर, डॉक्टर सडाओ जो है, अभी इनका नाम नहीं बताया बट यही नाम है, उनके घर के बाहर मिलते हैं उनको। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रियट। अब डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये ऑप्शन है कि भाई वो डॉक्टर हैं और उनके लिए तो भाई पेशेंट पेशेंट है, तो उसकी जान बचाना उनका फ़र्ज़ है। लेकिन दूसरा फ़र्ज़ ये भी तो है कि भाई अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो अमेरिकन प्रिजनर आए ये जापान का दुश्मन है। ये वॉर आपने पढ़ा होगा ना, वर्ल्ड वॉर, तो इसमें अमेरिका ने जापान पर अटैक किया था। हिरोशिमा और नागासाकी 2 सिटीज़ हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं हम जापान के, तो यहाँ पर अटैक किया था, तो तब से इनकी दुश्मनी है, जो आज भी है शायद। मतलब अमेरिका और जापान कोई भी चीज़ एक साथ नहीं करते हैं। तो अब जापानीज डॉक्टर के मतलब घर के बाहर एक अमेरिकन प्रिजनर मिलता है बहुत ही बुरी कंडीशन में, तो कायदे से तो उसको वापस कर देना चाहिए, मतलब उनको आर्मी को बता देना चाहिए कि भाई एक दुश्मन आ गया है। लेकिन वो डॉक्टर भी तो हैं, दुश्मन नहीं होता डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के लिए सिर्फ पेशेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चुनते हैं, वो देश को चुनते हैं या अपनी जो उनकी एज अ डॉक्टर जो उनकी ड्यूटी है वो उसको चुनते हैं। तो पढ़ते हैं स्टोरी को लाइन बाय लाइन। Dr. Sadao Hoke's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. अब डॉक्टर सडाओ का जो घर है वो जापान के सी का जो किनारा है, जो कोस्टल एरिया है, उस पर बना हुआ था। तो बचपन में डॉक्टर सडाओ यहीं खेला करते थे, मतलब उस जगह से उनका इमोशनल कनेक्शन है, वो बचपन से ही इस जगह पर रह रहे हैं। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined by the bent pines. अब जो घर है वो कैसा है, वो पत्थरों का बना हुआ है, छोटे छोटे स्क्वायर स्टोन्स का बना हुआ है। लो हाइट का है, सॉरी हाइट छोटी है घर की, और स्क्वायर स्टोन्स का बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो है घर जो है वो पत्थरों का बना हुआ है, कम हाइट का है और स्क्वायर शेप में है। और घर की जो एक छोटी सी बीच से काफ़ी, मतलब घर जो है वो एक छोटा सा बीच है, ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, उससे काफ़ी ऊपर था, मतलब सेफ हाइट पर था। मतलब ऐसा नहीं कि घर लहर से, मतलब लहरें उठेंगी अगर कभी सी में तो घर पे पानी आ जाए या घर डूब जाए, ऐसा नहीं था। थोड़ा हाइट पर था घर, छोटा सा था लेकिन थोड़ा हाइट पे था, तो सेफ था। और साथ ही में यहाँ पर घर जो है दिखा है ना, अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद अ बेड पाइन्स, मतलब बीच के आगे टेढ़े मेढ़े पाइन ट्रीज लगे हुए हैं, जो कि नेचुरल ब्यूटी का एक सिंबल है। एज अ बॉय सडाओ हैड क्लाइंब द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड seen
men do in the South Seas when they climbed for coconuts. सो बचपन में जो डॉक्टर सडाव है, जब वो दूसरे बच्चे थे, वो पाइन ट्रीज़ पर चढ़ा करते थे। वो उन पर वो बेयर फीट चढ़ते थे, मतलब नंगे पैर चढ़ते थे बैलेंस करने के लिए। पेड़ पर ना शूज़ पहन के चढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बैलेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप बेयर फुट फीट हैं तो आप आराम से चढ़ पाएंगे। मतलब ऐसा करना, मतलब खुद पेड़ पे चढ़ना और नंगे पैर चढ़ना, ऐसा मतलब उसने लोगों को साउथ सी जो है, मतलब वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही कोकोनट ट्रीज़ पर लोगों को चढ़ते हुए देखा था। मतलब बड़े बड़े ट्रीज़ पर, कोकोनट ट्रीज़ पे उन्होंने लोगों को नंगे पैर चढ़ते देखा था। तो पाइन ट्रीज़ भी ऐसे बड़ा सा होता है कोकोनट ट्री जैसा, तो वो भी उनको देखकर ऐसे ही चढ़ते थे। His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to see to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are stepping stones to the future for Japan. अब उनके फादर उन्हें अक्सर उन आइलैंड्स पे ले जाते थे, और उन हर बार, मतलब जब भी लेके जाते थे ना उस एरिया में आइलैंड्स पर, तो वो हमेशा उनको एक बात कहते थे। वो बात क्या थी? Those islands yonder, they are stepping stones to the future for Japan. वो कहते थे कि आइलैंड जापान के फ्यूचर की सीढ़ियाँ हैं। मतलब जापान का एक्सपेंशन, जापान की पावर और प्रोग्रेस उनसे जुड़ा है। राइट, अब सडाओ इस पर क्वेश्चन पूछते थे। क्या पूछते थे? वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सडाओ हैड आस्क्ड इट सीरियसली। अब छोटा था सडाओ, लेकिन सीरियस होकर पूछता था कि उनसे आगे हम कहाँ जाएंगे। मतलब आप कह रहे हो ना कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, ये जापान के फ्यूचर की सीढ़ियाँ, स्टेपिंग स्टोन्स हैं, तो इन सीढ़ियों से चढ़कर हम जाएंगे कहाँ, उनसे आगे हम कहाँ जाएंगे? तो फादर कहते थे, हु नोज, हिज फादर आंसर्ड। वो कहते थे कि कोई नहीं जानता, किसे पता। who can limit our future, it depends on what we make it। वो कहते थे कि हमारे फ्यूचर को कौन रोक सकता है। मतलब यहाँ पर उनका नेशनल प्राइड दिखता है, एम्बिशन दिखता है। और वो कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, मतलब फ्यूचर हम खुद बनाते हैं, मतलब डेस्टिनी हमारे हाथों में होती है। तो कहते हैं भाई सीढ़ियाँ हमें कहाँ, हम चढ़ के जाएंगे कहाँ। वो कहते हैं कि किसको पता, हमारा फ्यूचर को तो कौन रोक सकता है। हम ही तो उसको लिमिट करते हैं, हम ही तो उसको बनाते हैं, हम ही तो उसके लिए मेहनत करते हैं। ये फ्यूचर हमारा सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है जैसा हम उसे बनाते हैं। जैसे अब अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, तो आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने फ्यूचर में अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, तो जो भी सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, जो भी रिजल्ट होगा, वो आप ही की वजह से होगा। तो हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होता है बेसिकली। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him who was his only son। अब क्या है कि सडाओ ने अपने फादर की इस बात को, कि ये फ्यूचर हमारे हाथ में होता है और हम इसको जैसा बनाते बन जाता है। तो सडाओ ने फादर की बात जो है ना दिल से लगा ली एकदम। और वो अपने फादर की हर बात मानते थे, बिल्कुल ओबीडियंट सन की तरह। क्योंकि मतलब जैसे उनके फादर ने उनसे ये बात बोली तो उसको ही मान लिया। तो उनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, वो कभी ऐसे मजाक नहीं करते थे, कोई खेल नहीं खेलते थे। जैसे बच्चों के अक्सर माँ बाप जो होते हैं अक्सर बच्चों के साथ खेलते हैं, मजाक करते हैं, इंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं, लेकिन ये नहीं करते थे, ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन उन्होंने सडाओ की अपब्रिंगिंग में बहुत मेहनत की थी, काफ़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। मतलब सडाओ उनका एक ही बच्चा था, तो सारी जो उनका फोकस था, उनकी मेहनत थी, वो इसी पर थी। ठीक है। सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। फॉर दिस रीज़न ही had been sent 22 to America to learn all that could be learned for surgery and medicine। अब जैसे मैंने बताया कि इसके फादर ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, तो सडाओ समझता था कि उसकी एजुकेशन ही उसके फादर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मतलब उसके फादर ने उसको उसकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया है। तो अभी तक हमने जो यहाँ तक पढ़ा है, इसमें हमने यही पढ़ा है कि सडाओ जो है, मतलब आज की डेट में वो डॉक्टर है, लेकिन थोड़ा पास्ट बता रहे हैं उनका, कि वो इस जगह पे रहते थे, बचपन से खेल रहे थे, छोटा सा घर है इनका, लेकिन सेफ जोन में है, बीच के पास है।
और इनके फादर इनको बहुत ही इनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ही कंसर्न रहते थे। और क्या बोलते हैं, वो कभी मतलब मजाक वगैरह नहीं करते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो मतलब सडाओ में काफ़ी डिसिप्लिन था, नेशनल प्राइड उनके फादर ने ये डेवलप की थी। उनके फादर भी बहुत पेट्रियाटिक थे, एम्बिशियस थे, बट स्ट्रिक्ट भी थे। ठीक है। और ये बैकग्राउंड जो है लेटेस्ट स्टोरी के मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इसी रीज़न से, क्योंकि उनकी पढ़ाई उनके फादर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, चीफ कंसर्न था, तो इसी रीज़न की वजह से उन्होंने अपने 22 साल अमेरिका में बिताए, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन को अच्छे से पढ़ पाए। मतलब जो सडाओ है वो अमेरिका से पढ़ कर आया है, मेडिकल की पढ़ाई उसने अमेरिका से की है। जो सडाओ जब मतलब 22 ईयर्स का था, तब उसे अमेरिका भेजा गया सर्जरी और मेडिसिन की उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की वहाँ पर। और मतलब उनको बेस्ट मेडिकल नॉलेज देने के लिए उनको फॉरेन से पढ़ाई उनकी कराई गई। ही हैड कम बैक एट 30, मतलब 22 साल की एज में ये गए थे, और 30 ईयर्स के जब ये हुए थे वापस आए, मतलब 8 साल ही वो पढ़ कर आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सडाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और इनकी फादर की डेथ से पहले ही उन्होंने मतलब सडाओ को सक्सेसफुल होते देख लिया था उनके फादर ने, और ये बहुत प्राउड मोमेंट था। सडाओ सिर्फ सर्जन ही नहीं थे, मतलब एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भी बन गए थे, मतलब डबल अचीवमेंट मिल गई थी, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी which would render wounds entirely clean, and he had not been sent abroad with the troops. अब वो एक ऐसी मेडिकल डिस्कवरी पर काम कर रहे थे जिसको जो वुंड्स को मतलब जख्मों को कम्प्लीटली इन्फेक्शन फ्री बना सकती थी। मतलब रेवोल्यूशनरी रिसर्च थी उनकी, कि जख्म जैसे जैसे चोट लग जाती है, जख्म हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, तो उन्हें कम्प्लीटली उनको इन्फेक्शन नहीं होगा उसमें, मतलब वो रिकवर भी हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। सो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट होने वाली थी इनकी। और इसी इम्पॉर्टेंट रिसर्च की वजह से वो वॉर फ्रंट पर भी नहीं भेजा गया था उनको, नहीं तो बीइंग अ डॉक्टर उनको तो अपनी जो उनकी आर्मी है उनके देश की उसके साथ वहाँ जाना चाहिए था, ताकि जो सोल्जर्स हैं उनको उनका जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा इलाज हो जाए। लेकिन वो इतनी अच्छी रेवोल्यूशनरी रिसर्च पर काम कर रहे थे, कुछ ऐसी मेडिसिन मतलब बना रहे थे, ऐसी मेडिकल डिस्कवरी पर काम कर रहे थे जो वुड्स को कम्प्लीटली इन्फेक्शन फ्री बना सकती थी। तो इसी वजह से, इसी इम्पॉर्टेंट रिसर्च की वजह से वो वॉर फ्रंट पे भी उन्हें नहीं भेजा गया। Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. और उन्हें एक बात और ये पता थी कि ओल्ड जनरल को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें जापान में ही रखा गया। मतलब उन वो क्योंकि देश के लिए एक मेडिकल एसेट की तरह थे, तो उनको यहाँ पर रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा इमेजरी है यहाँ पर। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, मतलब समुद्र से बादल उठ रहे थे। ऑलमोस्ट मतलब जो एटमोसफेयर है वो मिस्टीरियस हो रहा था। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। अचानक ना गर्मी हो गई थी, तो गर्मी की वजह से हैवी फॉग बन गई थी, और Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore, and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. सो सटाओ देख रहा था कि कैसे फॉग जो है आइलैंड को धुंधला बना रहा था, और जो धुंध है, फॉग जो है वो धीरे धीरे बीच की तरफ बढ़ रही थी, मतलब क्रीपी विजुअल हो रहा था, राइट। और पाइन ट्रीज के आसपास, मतलब पाइन ट्रीज जो है उसके आसपास वो फॉग लिपट रही थी। सो इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। सो कुछ ही देर में पूरा घर धुंध से घिर जाता है। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। अब क्या होता है कि वो रूम में जाता है, मतलब कुछ ही देर में पूरा घर जो है उसका धुंध से भर गया था, क्योंकि सब जगह क्लाउड्स हो गए थे ना एकदम गर्मी की वजह से, अचानक जो गर्मी हो गई थी, तो धुंध जो है घर में, फॉग जो है वो आ जाता है। सो
फिर वो अपने रूम में जाता है जहाँ उसकी वाइफ का नाम है हैना, और जो उसके बच्चे हैं दो, वो उनके साथ उनका वेट कर रही होती है। मतलब बिल्कुल पीसफुल फैमिली लाइफ यहाँ पे दिखाई है। अब आगे पढ़ते हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर opened and she looked out a dark blue woolen houri over her kimono। हावरी क्या होता है? ये लूज आउटर गारमेंट होता है जो किमोनो के ऊपर पहना जाता है। किमोनो क्या होता है या गूगल कर लेना, कुछ कुछ ये ड्रेस होता है। सो तभी ना डोर खुलता है और हैना बाहर आती है। अब हैना ने डार्क ब्लू कलर का एक कपड़ा पहना हुआ है, मतलब उसने किमोनो के ऊपर एक ब्लू हाउरी पहना हुआ है। ये जापानीज ड्रेस होती है। आप इसको गूगल करके इसका पिक्चर देख सकते हो, ये कैसा दिखता है। आपने देखा भी होगा, एक ड्रेस होता है ऐसे गाउन सा होता है। रुको बनाती हूँ ऐसे करके ना, ऐसे बड़ी सी स्लीव्स वाला, ऐसे बड़ी बड़ी स्लीव्स होती है और ऐसे गाउन होता है ऐसे। राइट, मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। ऐसा एक ड्रेस होता है बड़ी बड़ी स्लीव्स वाला, मतलब बहुत बड़ी बड़ी स्लीव्स होती है। जापानीज लोगों को आपने पहने देखा होगा। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, किमोनो। वुलन हाउरी ओवर द किमोनो, ऐसे ड्रेस होती है। सो उसने किमोनो के ऊपर ब्लू हाउरी पहना था, जो कि जापानीज ड्रेसिंग स्टाइल है। शी केम टू she came to she came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing। अब जो है ना उसकी वाइफ, वो बड़े प्यार से उसके पास आई और उसने अपना हाथ उसकी आर्म पर डाल दिया। मतलब ये थोड़ा हस्बैंड वाइफ का मैरिटल अफेक्शन बोल सकते हो आप। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure that she was Japanese। अब ये हैना जो है इसकी वाइफ, ये इसको अमेरिका में मिली थी। मतलब सडाओ की पहली मुलाकात हैना से अमेरिका में ही हुई थी। बट वो उसको अच्छी भी लगी थी, लेकिन वो उसके प्यार में तब तक पड़ मतलब उसने प्यार में पड़ने के लिए वेट किया जब तक ये श्योर नहीं हो गया कि हैना भी जापानीज़ है, क्योंकि ये जापानीज से शादी करना चाहता था। राइट, मतलब उसने वो प्यार तब तक एक्सप्रेस नहीं किया जब तक उसे कंफर्म नहीं हो गया कि हैना भी जापानीज़ है। मतलब ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि रेशियल और नेशनल प्योरिटी का थीम आ जाता है। His father would never have received her unless she had been pure in her race। अब जो उसके फादर हैं, अभी नहीं रहे हैं लेकिन उस समय तो थे ना, क्योंकि उनके फादर जो थे डॉक्टर सडाओ के, वो हैना को कभी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो जापानीज नहीं होती तो। लेकिन वो फॉर्चुनेटली जापानीज निकल आई, वही निकल गई जापानीज, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। मतलब रेस जो है, रेस प्योरिटी उनके फादर के लिए इम्पोर्टेंट थी कि भाई जो घर की बहू है वो जापानीज ही बनेगी और कोई देश की लड़की नहीं बन पाएगी। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an American professor's house। अब सडाउ सोचता है अगर हैना नहीं मिलती तो, अगर हैना मान लो अमेरिकन निकल जाती और मतलब अगर हैना नहीं मिलती तो क्या होगा, मतलब सडाउ सोचता है। क्योंकि वो उसे एक प्रोफेसर के घर बाय चांस मिली थी। मतलब फेट अफेक्शन क्या है, फेट कनेक्शन बोल सकते हो। कोई मिलना था तो मिल गई, अमेरिकन प्रोफेसर के घर मिली थी वो उसे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ had been kind people anxious to do something for their few foreign students, and the students though bored and had accepted this kindness। अब प्रोफेसर जो थे जिनके घर ये मिली थी, अमेरिकन प्रोफेसर, वो और उनकी वाइफ फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही दयालु थे, बहुत ही काइंड थे। स्टूडेंट बोर होने के बाद भी उनकी हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करते थे। मतलब वो लोग काफ़ी बोरिंग थे लेकिन उनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी थी और एक्सेप्ट कर लेते थे स्टूडेंट्स। So Sadao often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble। अब वो उसको बताता है, सडाओ हैना को बताता है कि वो उस पार्टी में जाने वाला ही नहीं था। मतलब जहाँ ये दोनों पहली बार मिले वहाँ ये जाने वाला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ रूम्स बहुत छोटे थे, फूड भी बहुत बेकार था, और जो उनकी वाइफ थी
वो बहुत वॉल्यूबल थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी। वॉल्यूबल एक ऐसा इंसान को हम कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत स्पीड में बोलता है और एंथुसियास्टिकली बोलता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, एक्सप्रेसिव बहुत होता है। तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो वो जाना नहीं चाहता था, बट वो फिर भी गया। But he had gone and there he had found Hannah, a new student, had felt he would love her if it were all at possible. लेकिन वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि रूम्स बहुत छोटे थे, फूड बेकार था, वाइफ बहुत बोलती थी उनकी प्रोफेसर की। बट वो गया और वहाँ उसको हैना मिल गई, एक नई स्टूडेंट। फिर उसने फील किया कि वो उससे ज़रूर प्यार करेगा अगर सब कुछ पॉसिबल हुआ तो देखो प्यार में भी कितनी कंडीशन है, वैसे प्यार ऐसे थोड़ी होता है, कंडीशंस में जो हो वो प्यार नहीं है। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. अभी प्रेजेंट में वो उसका हाथ फील करता है, काफ़ी वार्म्थ फील होता है उसको, और उस टच से उसको बहुत खुशी मिलती है। अब शादी को भी बहुत साल हो गए हैं, पर उनका प्यार अभी भी फ्रेश है। उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं इतने साल की शादी में, मतलब उनके 2 बच्चे भी हैं और उनका प्यार इतना फ्रेश है अभी भी उनको वो सेम प्लेजर देता है। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीटलेसली इन अमेरिका, पर उन्होंने अमेरिका में जल्दबाजी में शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। अब वो वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो अपने घर आए जापान में। Or when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब जापान में आ जाते हैं जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो जब सडाव हैना को जापान ले आया और उसके फादर ने देखा उनको, कि मतलब उन दोनों को देखा, और फिर मतलब उसके फादर ने उनकी ओल्ड जापानीज़ ट्रेडिशन से ही उनकी, मतलब ओल्ड जापानीज कस्टम्स के अकॉर्डिंग की उनकी शादी हुई। ऑल्दो दोनों पहले से ही अपने डिसीजन डिस्कस कर चुके थे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही खुश थे और है ना प्यार से अपने गाल गाल सडाओ की जो आर्म्स हैं उस पर रख देती है और ये बहुत ही रोमांटिक पीसफुल मोमेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। अब ये बहुत ही पीसफुल मोमेंट था और दोनों ने धुंध में से काली सी परछाई निकलती देखी, मतलब थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होता है। इट वॉज अ मैन, एक आदमी था वहाँ पर। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। अब क्या था कि वो आदमी समुद्र की लहरों से मतलब बहता हुआ बाहर की तरफ आया। एक तेज़ लहर ने उसे खड़ा कर दिया एंड वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम भी चला, राइट। और मतलब ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड। और मतलब वो तेज़ जो एकदम मतलब लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चला, धुंध के बीच उसकी बॉडी की आउटलाइन दिख रही थी, काफ़ी सिनेमैटिक, आप देख सकते हैं सिनेमैटिक विजुअल है। इसकी जो आर्म्स थी मतलब उसके हाथ सर के ऊपर थे और जैसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। देन द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर से धुंध ने उसको दोबारा छुपा लिया। अब है ना चिल्ला के बोली, हु इज़ दैट। मतलब वो थोड़ा डर डर गई, वो थोड़ा डर से चिल्लाई, उसने पूछा, डर से पूछा उसने, अरे वो कौन है। सो शी ड्रॉप्ड सडाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरांडा। अब उसने तुरंत सराव का हाथ छोड़ दिया और दोनों वेरांडा की रेलिंग पर झुककर देखने लगी कि भाई कौन है ये। नाउ दे सॉ हिम अगेन, वो इस बार उन्हें फिर से वो दिखाई दिया। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। अब वो आदमी घुटनों और हाथों के बल एकदम क्रॉल कर रहा था, बहुत ज़्यादा वीक था, एक्सट्रीमली वीक था। देन दे सॉ हिम हिज फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। अब मतलब वो फिर से वहाँ वो गिर गया, मतलब उन दोनों ने इस आदमी को देखा कि वो गिर गया अपने फेस के बल और वहीं पर गिर गया, मतलब वो मुंह के बल वहीं गिर गया, मतलब अनकॉन्शियस हो गया। A fisherman perhaps, Sadao watched from his boat.
अब सडाओ कुछ गेस करता है कि शायद कोई फिशरमैन होगा, शायद बोट से गिरकर यहाँ आ गया होगा। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हैना केम, हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग। अब सडाओ तुरंत नीचे बीच की तरफ दौड़ा और हैना भी उसके पीछे पीछे गई, और उसकी किमोनो की स्लीव्स हवा में उड़ रही थी, ऐसे अर्जेंसी शो हो रही थी। A mile or two away on either side, there were fishing villages, but here was only the barren, lonely coast, dangerous with the rocks. अब थोड़ी दूर पर फिशिंग विलेजेस थे, राइट, बट ये जगह बिल्कुल सुनसान थी, और यहाँ पर पत्थर ही पत्थर थे, मतलब डेंजरस शोर लाइन थी ये। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, and somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब यहाँ पत्थर ही पत्थर थे, तो समुद्र की लहरों के नीचे भी पत्थर थे, और फिर भी वो आदमी इन सब से बचकर यहाँ तक आ गया, बिल्कुल मेरेकल जैसा था। तो इसका मतलब वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड था। ही मस्ट बी बैडली टोर्न, मतलब इतनी मुश्किल वाले पत्थर वाले रास्ते से आया तो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होगा। They saw when they came toward him that indeed it was so. So उन्होंने उसके पास जाके देखा, उनका डाउट सही था। The sand on the one side of him had already stain of red soaking through. उसके पास की जो रेत थी वो खून से लाल थी, मतलब वो उसी को ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसी के खून से वो रेत लाल हो गई थी, राइट। और खून खून कपड़ों से बाहर सीप कर रहा था, मतलब बहुत ही सीरियस इंजरी थी। ही इज़ wounded, सडाओ exclaimed. अब सडाओ तुरंत बोलता है ये तो घायल है। And he made haste to the man who lays motionless, his face in the sand. अब वो जल्दी से उस आदमी के पास गया। आदमी बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस था, उसका चेहरा रेत में दबा हुआ था। एंड एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज, ही सोक्ड विद द सी वाटर। और उसके सिर पर एक पुरानी कैप थी, जो पुरानी कैप चिपकी हुई थी बिल्कुल। अब देखते हैं क्या होगा। सो उस आदमी का ना सर बिल्कुल समुद्र के पानी से पूरा भीगा हुआ था। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स। सो उसके कपड़े फटे पुराने और पूरे गीले हो चुके थे, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में था ये। सडाओ स्टॉप्ड हैना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस। अब सडाओ रुक गया, हैना भी उसके साथ खड़ी थी। उन्होंने सडाओ ने उस आदमी को सिर से घुमाया ताकि उसका चेहरा देख सके, और दोनों ने उसका चेहरा देखा। अब अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड। अब हैना धीरे से शौक में बोली, ये तो एक गोरा आदमी है। मतलब यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि ये तो दुश्मन देश का है, एनिमी नेशन का सोल्जर हो सकता है। Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. अब वो कहता है हाँ ये तो मतलब वो सच में ही फॉरेनर था। उसकी गीली कैप गिर गई, उसके बाल काफ़ी लंबे थे, गीले थे और येलो कलर के थे। मतलब जापानीज़ के तो बाल ब्लैक कलर के होते हैं ना, इसके बाल येलो कलर के थे, काफ़ी दिनों से कटे हुए भी नहीं लग रहे थे क्योंकि लंबे हो गए थे। और उसका चेहरा यंग था, पर पेन से काफ़ी भरा हुआ था। और उसकी ना जो बियर्ड थी वो भी रफ़ येलो हो चुकी थी, मतलब बड़ी हुई थी, रफ़ थी, मतलब वॉर सफरिंग शो कर रही थी। वो काफ़ी अनकॉन्शियस था, बेहोश पड़ा था। एंड ही न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। और उसे पता भी नहीं था कि कोई उसकी मदद कर रहा है, कुछ भी नहीं पता था उसको। नाउ सडाओ रिमेंबर्ड द वुंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। अब सडाओ को उसकी चोट याद आई, अपने सर्जन स्किल्स से एक वूंड चेक करने लगा वो उसका, कि मतलब क्या कंडीशन है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। मतलब जैसे उसने उसको टच किया तो खून फिर से निकलने लगा, मतलब फ्रेश ब्लीडिंग होने लगी। ऑन द राइट साइड of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. अब ये जो गोली थी वो घाव, मतलब जो उसको उसके टच करने से ना वो घाव खुल रहा था, जिससे और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और
मतलब उसका रीओपन हो गया था, वुंड गन की वजह से हुआ था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और जो गन पाउडर के कारण जो मतलब जो उसका फ्लैश था, फ्लैश का हिस्सा काला पड़ गया था। Sometimes not many days ago the man had been shot and had not been tended. कुछ दिन मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले ही उसे गोली लगी थी, पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला था, मतलब गोली लगे हुए भी टाइम हो गया उसको। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड। और बुरी बात ये हो गई कि घाव मतलब उसको पत्थर लग गया, पहले उसको गोली लगी हुई थी, फिर पत्थर लग गया, और पत्थर लगने से जो ये वूंड था ये और बेकार कंडीशन में हो गया, क्योंकि जहाँ जख्म था वहीं पर ही पत्थर लग गया। हाउ ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन सॉल्वेंट वॉइस। अब हैना बेचारी बहुत दुख से बोली कि रे कितना खून बह रहा है इसका, खून तो इसका बह ही रहा है बहुत ज़्यादा। The mist screened them now completely at this time of day. No one came by. अब धुंध में उन्होंने धुंध ने उनको छिपा लिया, और उनको कोई देख भी नहीं पा रहा था कि वो किसी की मदद कर रहे हैं, मतलब वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल आइसोलेटेड मोमेंट है। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड। तो वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल आइसोलेटेड था, और फिशरमैन जो थे वो घर चले गए थे, इवन जो बीच कॉम्बर्स थे वो भी अब दिन के एंड में आने वाले थे, मतलब कोई भी नहीं था। वॉट शेल वी डू विद दिस मैन, सडाउन मटर्ड। अब सडाउन ने सोचता है कि भाई क्या करे इस आदमी का, ये तो दुश्मन है। बट हिज ट्रेन हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वॉट दे कुड टू स्टैंड द fearful ब्लीडिंग। अब डॉक्टर्स होने के नाते उसके हाथ ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट करने लगे, मतलब देखिए ना, ह्यूमैनिटी ज़्यादा बड़ी हो गई नेशनैलिटी इंस्टिंक्ट से, राइट। ही पैक द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रू द बीच। उसने सी मॉस से सी मॉस होता है ना, वहीं होता है ये सी के पास, वहीं से उसका वुंड भरा, मतलब इमरजेंसी फर्स्ट एड तो उसने कर दिया। अब ये ऐसा करते ही द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। अब वो जैसे उसका घाव भरा गया, उस घाव भरने से वो आदमी दर्द से कराया, पर होश में नहीं आया, मतलब दर्द उसको इतना ज़्यादा था कि उसको बेहोशी में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। द बेस्ट थिंग दैट he could do the best thing that he could do would be to put him back in the sea, the Sadao said, answering himself. अब क्या हुआ कि सडाउन यहाँ पे थोड़ी लॉजिकल चीज़ें सोचता है, बीइंग अ सर्जन। वो सोचता है कि उसे समुंदर में वापस छोड़ देना सेफ रहेगा, मतलब है तो वो दुश्मन ही ना, अगर वो दुश्मन को घर लेके जाएगा, उसका इलाज करेगा, तो वो प्रॉब्लम फंस सकता है। तो उसने लॉजिकली तो सोचा कि भाई बेस्ट थिंग यही है कि इसको यहीं छोड़ दो समुद्र में, मतलब पेट्रियाटिक ड्यूटीज बोल रही है उसकी कि भाई छोड़ो, ये तो दुश्मन है, इसकी मदद नहीं करनी है। हाँ। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. So क्या किया, सडाओ ये सोचकर खड़ा हो गया और जैसे डिसीजन लेने वाला हो कि छोड़ो इसको। Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. अब वो ये चीज़ बोलने वाला होता है कि छोड़ो इसको, हम तो अपना चलते हैं, तुम्हारा दुश्मन है। तो हैना भी अग्री करती है कि हाँ लॉजिकली यही सेफ़ है कि भाई हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन पर वो शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो उस आदमी को देखती ही जा रही थी, वो बिल्कुल मोशनलेस था, वो हिल भी नहीं पा रहा था और वूंड बहुत ज़्यादा था, तो उसकी सिंपैथी उसको जाग रही थी बेसिकली। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. अब सडाओ की ना थोड़ी सी ह्यूमैनिटी जाग गई। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसे घर ले गए, हमने इसका ट्रीटमेंट किया, हमने इसे शेल्टर किया, तो भाई हम तो मतलब ये लोग तो अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने इसको एज अ प्रिजनर इसको यहीं पर ही छोड़ दिया, तो मतलब तो क्या होगा, ये पक्का मर जाएगा। मतलब इनके पास दो ही सिचुएशन है, पे घर ले जाओ इलाज कराओ, लेकिन जेल हो सकती है, क्योंकि वॉर टाइम का लॉ है कि आप किसी दुश्मन की मदद नहीं कर सकते, और आर्मी को दे दिया तो ये तो फिर पक्का ही मर जाएगा। सजाओ ने ऐसा कहा। तो देखिए यहाँ तक हमें पता चलता है कि स्टोरी में ना काफ़ी कोर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि
ड्यूटी कह रही है कि भाई ये एनिमी सोल्जर है, लेकिन ह्यूमैनिटी कह रही है, मतलब ड्यूटी फॉर नेशन कह रही है कि भाई ये तो एनिमी सोल्जर है, इसकी हेल्प नहीं करो। लेकिन ह्यूमैनिटी कह रही भाई नहीं, इंजर्ड है ये, इसको हेल्प करना ज़रूरी है। ड्यूटी कहती है कि पेट्रियट लोगों को फॉलो करो, दुश्मन को आर्मी को दे दो। लेकिन ह्यूमैनिटी कह रही भाई डॉक्टर के एथिक्स बहुत बड़े होते हैं, उसके लिए तो पेशेंट सबसे पहले होता है। और यहाँ पे इसको अगर वो ड्यूटी निभाएगा, नहीं निभाता है ड्यूटी, भाई चुपचाप घर ले जाता है सोल्जर को, तो अरेस्ट का रिस्क है। लेकिन घर ले जाएगा तो भाई लाइफ बच जाएगी उसकी। मतलब डॉक्टर सडाओ जो है वो पहले वो डॉक्टर है, फिर वो जापानीज़ है। यही स्टोरी का मोरल क्वेश्चन है, मतलब उसके मन में क्या है अभी तो कुछ क्लियर नहीं ना वो करेगा क्या। तो बीइंग रीडर्स हमें दो चॉइस दिख रही है सडाओ के सामने, कि डॉक्टर है वो पहले या वो पहले जापानीज़ है। चलिए पढ़ते हैं आगे, पता चलेगा कि वो डॉक्टर पहले है या इंसान, मतलब पेट्रियट एज अ मतलब सिटीजन पहले है वो। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड। हैना कहती कि सबसे सबसे दया भरी बात शायद यही होगी कि इसे समुद्र में वापस छोड़ देना चाहिए। सोचो, मर्सी किलिंग जैसा थॉट आया उसके कि भाई छोड़ दो वही ठीक है। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई गया नहीं। दोनों ही मान रहे इस बात को भी, छोड़ दो इसे यही ठीक है हमारे लिए भी और उसके लिए भी। लेकिन दोनों में से कोई गया नहीं क्योंकि इनका दिल नहीं मान रहा इसको छोड़ने के लिए। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। अब दोनों उसे अजीब सी दया कह लो या घृणा कह लो, दोनों मतलब दोनों इमोशंस मिक्स हो गए हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ उसको देख रहे हैं, उस सोल्जर को जो कि घायल है, बेहोश है। व्हाट इज़ ही, है ना विस्पर्ड। वो उससे धीरे से पूछती कि ये है कौन। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सडाओ सेड। अब सडाओ कहता है कि मतलब वो ऑब्जर्व करता है कि इसमें कुछ अमेरिकन जैसा लग रहा है। अमेरिकन है ये। He took up the battered cap. Yes, they are almost gone, was the fainting lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. तो सडाओ ऑब्जर्व कहता है कि ऑब्जर्व करता है उसको। सडाओ उसकी वो फटी हुई कैप जो उसको उठाता है, उस पर हल्का सा ऐसा कुछ लिखा था यूएस नेवी का। तो मतलब उस पर लिखा था अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी। मतलब क्लियर हो जाता है कि वो अमेरिकन नेवी का सेलर है, मतलब आर एनिमी सोल्जर कंफर्म्ड है वो। और वो मैन वॉज द ही इज़ द मैन ऑफ वॉज ही इज़ द मैन हु वॉज अ प्रिजनर वॉर, मतलब वो प्रिजनर है जो भाग के निकल आया। राइट, ही हैज़ एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड। अब हैना भी कुछ कंक्लूड करती है और कहती है कि भाई हाँ भागते हुए इसे गोली लगी होगी। इन द बैक सडाव अग्रीड, वो कहता है कि हाँ, मतलब वो कंफर्म करता है कि पीछे से गोली लगी होगी। दे हेजिटेड लुकिंग एट ईच अदर, द हैना सेड विथ रेजोल्यूशन। अब दोनों कन्फ्यूज्ड हैं कि भाई ड्यूटी निभाएं या ह्यूमैनिटी करें। अब यहाँ पर हैना थोड़ा सा रेजोल्यूशन के साथ कहती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक टू द सी। कहते हैं ना प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रही है, क्या हम इसे सच में डुबो सकते हैं क्या, पानी में सी में वापस भेज सकते हैं क्या। इफ़ आई एम एबल आई यू, सडाओ, मतलब वो उसे चैलेंज करता है अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम कर पाओगी क्या। तो कहते हैं नो, हैना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। मतलब वो कहता है कि हैना सीधा मना कर देती है कि वो इमोशनली तो रेडी नहीं है। अब यहाँ पर सडाओ थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर से हो जाता है। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सेड, वो कहता है कि स्ट्रेंज चीज़ ये है दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। वो कहते हैं अगर ये हेल्दी होता ना तो मैं इसको पुलिस को दे देता। क्यों, क्योंकि ये ठीक होता और ये है तो हमारा दुश्मन ही, तो बिना किसी प्रॉब्लम के दे देता। क्योंकि ये आई केयर नथिंग ऑफ हिम, मैं इसकी चिंता नहीं करता। क्यों, ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, क्योंकि सारे अमेरिकन मेरे एनिमी हैं। तो पेट्रियाटिक आइडेंटिटी बोल रही है उसकी। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो। तो मतलब ये कॉमन फेलो है अमेरिका का, तो अमेरिकन हमारे दुश्मन है। तो ये अगर ठीक होता तो हम इसको पुलिस को दे देते क्योंकि हमारा दुश्मन है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, बट
सिंस ही इज़ वुंडेड। देखो इसका चेहरा कितना ये फुलिश है बिल्कुल, लेकिन ये वुंडेड है, मतलब ये इसको बिल्कुल दुश्मन की नज़र से देख रहा है कि भाई ये हमारा दुश्मन है। हमें, अगर ये ठीक होता तो हमसे पुलिस को दे देते, इसकी कोई चिंता नहीं करते, सारे अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। ये कितना बेवकूफ़ दिख रहा है, जैसे दुश्मन हमें बेवकूफ़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट यहाँ पर डॉक्टर इंस्टिंक्ट ओवर पावर कर जाता है कि ये वुंडेड है, ये घायल है। तो यहाँ यही सेंट्रल थीम है, डॉक्टर वर्सेस नेशनैलिटी। You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. अब हैना समझ जाती है कि सडाओ भी ये नहीं कर पाएगा, वो उसको वापस सी में नहीं फेंक पाएगा। तो वो कहती है देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, मतलब हम एक काम कर सकते हैं, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, मतलब हम उसको घर में ले जा सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। बट द सर्वेंट सडाओ इंक्वायर्ड, कहते घर में हमारे वो भी तो है, नौकर भी तो हैं, वो बता देंगे पुलिस को जाके। तो कहते बस वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट सडाओ। तो मतलब यहाँ पर इनको ये भी डर है कि भाई सर्वेंट्स जो है वो रिपोर्ट कर देंगे। तो है ना, प्लान बनाती है कि सर्वेंट्स को बोलेंगे पुलिस को देने वाले हैं हम, मतलब इसको हम देने वाले हैं, क्योंकि मुश्किल तो इनके लिए है। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। अब फैमिली का भी कंसर्न आता है कि भाई हमें बच्चों का भी ध्यान रखना है और तुम्हारी पोजीशन का भी देखना है। इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। वो कहता है कि एनिमी को शेल्टर देना वैसे भी एक तो खतरे वाली बात है, देशद्रोह वाली बात हो जाती है, एंटी नेशनल एक्टिविटी हो जाती है कि उन्होंने दुश्मन को घर में जगह दे रखी है। और अगर यह आदमी जो है मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर भी है तो मुश्किल तो देखो है ही। सर्टेनली सडाओ अग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। सडाओ आउटवर्डली अग्री करता है पर अंदर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है उसके। Thus agreed, together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton। अब दोनों अग्री कर गए और दोनों मिलकर उसको उठाते हैं, मतलब टीम वर्क करते हैं, राइट। और वो ना काफ़ी वीक भी था, वेट ज़्यादा नहीं था उसका, बहुत ही हल्का सा था, बिल्कुल जैसे फाउल होता है ना, मुर्गा मुर्गा जैसे हल्का सा होता है, भूखा मुर्गा जिसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है, सिर्फ उस पर फेदर्स और स्केलेटन है, मतलब उसमें हाथ, मतलब उसके हाथ बिल्कुल बेजान लटक रहे हैं। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड ऑफ द डोर्स हाउस। मतलब वो बहुत ही हल्का है वेट में, शायद उसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया इसलिए उसका वेट लॉस हो गया है, और उसके हाथ बिल्कुल बेजान लटक रहे हैं। तो वो उसको बहुत ईजिली, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता है एक आदमी को ले जाना, मतलब वैसे तो मुश्किल है खट्टे खट्टे आदमी को लेके जाना उठाकर, वो भी जब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, लेकिन इसको ले जाना थोड़ा सा ईजी होता है। तो ये दोनों मिलकर उसको घर के अंदर ले जाते हैं और काफ़ी सीक्रेटली उसको साइड डोर से लेके जाते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले, राइट। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरी द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। अब ये साइड वाले डोर से उसको लेके जाते हैं, वहाँ वो डोर ओपन होता है एक पैसेज में, पैसेज के नीचे वो उस आदमी को रखते हैं, वो एक खाली बेडरूम होता है। सो इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाओस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। तो वो जिस रूम में उस आदमी को ले गए थे वो रूम सडाओ के फादर का था, और फादर की डेथ के बाद से वो रूम यूज़ भी नहीं हुआ था। They laid the man on the deeply matted floor. Everything there had been Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in foreign bed। अब उन लोगों ने, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ ने इस आदमी को बेड पे नहीं लेटाया, ऑल्दो ये बेडरूम था लेकिन बेड पे नहीं लेटाया, उन्होंने उसको डीपली मेटेड फ्लोर पर लिटाया, मतलब जापनीज स्टाइल फ्लोर मेट्रेस होता है उस पर लिटाया गया, क्योंकि रूम की जो हर चीज़ थी वो ट्रेडिशनल जापनीज थी।
क्योंकि जो सडाओ के जो फादर थे ना, वो फॉरेन इन्फ्लुएंस पसंद ही नहीं करते थे, और हो सकता है मतलब ऐसा होगा ही कि जब जापानीज़ ट्रेडिशन में बेड नहीं होते थे ऐसे, मेट्रेस फ्लोर मेट्रेस होता था, मतलब फ्लोर पे मेट्रेस होता था, इसीलिए वहाँ पर बेड नहीं था। तो इन्होंने उसको उस मेट्रेस पर, फ्लोर मेट्रेस पर इसको लिटाया गया, और रूम बिल्कुल ट्रेडिशनल जापानीज़ वे में ही इंटीरियर इंटीरियर था उसका। फादर जो थे, सडाओ के फादर, वो फॉरेन इन्फ्लुएंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि भाई शादी भी जापानीज़ लड़की से हो। Henna went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. So Henna cupboard से रज़ाई निकालने जाती है। She hesitated. फिर फिर वो रुक जाती है, क्योंकि रज़ाई बहुत ही महंगी थी। द quilt was so covered with flower silk and the lining was pure and white silk. तो क्योंकि ये रज़ाई बहुत ही महंगी है, बहुत ही साफ़ है, तो दुश्मन को देनी हो भी इतनी बुरी कंडीशन वाले दुश्मन को, हेजिटेट हो जाती है, कहती है ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। तो वो बहुत ही घिन करती है उससे, लेकिन दया भी बेचारी के मन में उसके लिए, कहती है अरे ये कितना गंदा है, और इसको हम अपना इतना सफाई, इतनी साफ़ और इतनी क्लीन और इतनी महंगी, इसको हम रज़ाई देंगे अपनी। Yes, he had better be washed, Sadao agreed. If you will fetch hot water, I'll wash him. तो सडाओ थोड़ा प्रैक्टिकल डॉक्टर मोड में होता है, कहता है हाँ पहले इसको साफ़ करना चाहिए, इसको ये वुंडेड है तो पहले इन्फेक्शन भी होगा इसको, तो पहले इसको हमें क्लीन करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम पानी ले आओ गर्म, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँगा, नहला दूँगा थोड़ा सा इसको। I can't bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he's here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. तो हैन उसको मना करती है कि नहीं रहने दो, एक तो ये दुश्मन है, ऊपर से गंदा है, फिर रेशियल प्रेजुडिस भी है। वो कहती है कि चलो ऐसा करते हैं, मैं सर्वेंट्स को बुला देती हूँ, सर्वेंट्स इसको क्लीन कर देंगे, मैं तो बता देती हूँ कि भाई वो यहाँ पर है, चलो मैं यूमी यूमी शायद इनकी कोई नौकर है, मेड सर्वेंट है, मैं इसको बुला देती हूँ, वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और वो उसको नहला देगी। लेकिन सडाओ जो है वो सडाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट, वो थोड़ा सोचता है कि ये तो रिस्की है किसी और को बात बताना। लेट इट बी सो, ही अग्रीड। तो फाइनली अग्री करता है, लेकिन चलो ठीक है बुला लो। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, कि तुम यूमी को बताओ, मैं बाकियों को बताता हूँ। बट द अटर पैलो of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. अब एनिमी का सफ़ेद और बेजान फेस देखकर सडाओ इमोशनली मूव हो जाता है, एंड इट वॉज और डॉक्टर रिफ्लेक्स आता है, वो पल्स चेक करने लगता है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। वो कहता है पल्स वीक है और वो मतलब ज़िंदा है, लेकिन ये थोड़ा मतलब इसको, ये ठीक तो हो ही जाएगा खैर। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मेन्स कोल्ड ब्रेस्ट। और फिर वो अपना जो हाथ है वो उसके उस आदमी के कोल्ड ब्रेस्ट पर लगा के चेक करता है उसको, फिर ये शांति भी पड़ती है। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, वही जिंदा है ये, इसकी धड़कन अभी भी चल रही है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सडाउ सेड, कंसीडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। अब सडाउ डायग्नोसिस करता है उसका, कि और फिर उसको पता चलता है कि भाई सर्जरी तो बहुत ज़रूरी है इसकी, नहीं तो ये मतलब इसकी मतलब इसको ज़रूरत है इसको सर्जरी की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन में भी तो मर सकता है वो, तो बचाना उसको बहुत मुश्किल है इसको बचाना, क्योंकि इसे गोली लगे बहुत दिन हो गए, और पानी से इसका जो वूंड है वो पत्थर लग गया उसको, वहाँ पे पत्थर लगने से इसका वूंड और ख़राब हो गया। हैना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ ही शुड लिव। तो हैना को ना थोड़ा डर लगता है, वो कहती है अगर ये बच गया तो प्रॉब्लम होगी, अगर ये ज़िंदा रह गया तो प्रॉब्लम होगी। वॉर साइकोलॉजी है ना, कि दुश्मन बच गया तो प्रॉब्लम होगी ना हमको। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सडाओ रिप्लाइड। अब सडाओ पूछता है इससे अगर ये मर गया तो, क्योंकि डॉक्टर्स तो डॉक्टर है ना, वो तो डॉक्टर होने के नाते देख रहा है उसको। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, बट ही
बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। तो सडाओ एडमायर करता है कि इतनी चोट के बाद भी ज़िंदा है, तो हो सकता है ना मरे, ज़िंदा ही रह जाए। और फिर वो उसको नोट करता है कि भाई ये आदमी ना ज़्यादा एज का नहीं है, मतलब काफ़ी यंग है, शायद 25 साल का भी ना हो। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? तो हैना कंफर्म करती है कि ये ऑपरेशन में मर सकता है। वो हैना पूछती है, वो कहता है हाँ बिल्कुल मर सकता है, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है इसकी। लेकिन अभी तक तो ये मरा नहीं है, क्योंकि इसकी वाइटलिटी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और नहीं तो इतने दिन से तो ये मर जाता ना। हैना कंसीडर्ड दिस doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said. At first, he must be washed. अब है ना यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि भाई इसको बचाए या नहीं बचाए। लेकिन सडाओ बीइंग अ डॉक्टर फाइनल डिसीजन लेता है कि कुछ तो करना ही होगा इसको बचाने के लिए। सो सर्जरी से पहले इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, इसको सबसे पहले इसको क्लीन किया जाए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, हैना केम बिहाइंड हिम। तो सडाओ प्रिपरेशंस के लिए एकदम बाहर आ जाता है, और हैना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। मतलब क्योंकि हैना अकेली एनिमी के साथ नहीं रहना चाहती ना, ये भी एक रीज़न है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वो इस वाइट मैन के साथ बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहती, उसको डर भी है, प्रेजुडिस भी है, वॉर टेंशन भी है। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. अब मतलब वो नहीं रहना चाहती, और मतलब वो किसी फॉरेनर के साथ, किसी दुश्मन के साथ हो, किसी वाइट मैन के साथ वो नहीं रहना चाहती। वो जब से अमेरिका छोड़ के आई थी, क्योंकि दोनों पहले अमेरिका में ही तो रहते थे, वहीं पढ़ते थे, तो जब से वो अमेरिका छोड़ के आई थी, तो तब से ये आदमी जो ये बेहोश पड़ा है, ये पहला अमेरिकन था जो उसको मिला था। मतलब उसकी पास्ट मेमोरीज ट्रिगर्स हो रही थी, और उसका उन चीज़ों से कुछ लेना देना भी नहीं था जिनको ये वो वहाँ जानती थी, है ना। हेयर ही वॉज हर एनिमी, मतलब वहाँ इतना कोई लेना देना नहीं था, और जब से वो छोड़ के अमेरिका, तब से कोई उसने अमेरिकन देखा भी नहीं है। लेकिन यहाँ वो उसका दुश्मन था, मिनेस था, लिविंग और डेड। वो दुश्मन था, चाहे जिंदा है, चाहे बेहोश है, चाहे मरा हुआ है, दुश्मन तो दुश्मन होता है। सो इस अमेरिकन को देख कर हैना को अमेरिका की यादें याद आती हैं। वहाँ उसने वाइट लोग देखे थे, पर अब वही वाइट लोग उसके घर में एनिमी हैं, एनिमी बन के रह रहे हैं। मतलब जिंदा हो या मरा हुआ, दोनों ही डेंजर सिचुएशन है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल यूमी। अब वो नर्सरी यानी कि इसका जो बच्चों का जो रूम है, शायद उसको नर्सरी बोला है। सो वो है ना, मेड जो है, मेड यूमी को बुलाती है हेल्प के लिए। But the children heard her voice, and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. मतलब वो बच्चे अपनी मेड यूमी को बुलाती है, लेकिन बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, तो वो उसके पास, मतलब उनको भी उसको जाना पड़ता है। मतलब आवाज़ लगाती है मेड को, यूमी को, लेकिन बच्चों ने अपनी मम्मी की आवाज़ सुन ली है, इसलिए अब उसको जाना पड़ता है अपने बच्चों के पास। और उसके बच्चों में से एक जो बच्चा है, मतलब उसको खेलना पड़ता है, उनको एक मोमेंट के लिए जाना पड़ता है, उनको देख के स्माइल करती है वो, और अपने बेबी बॉय के साथ खेलती है जो नियरली 3 महीने का है, राइट। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मेंशन विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी। अब बेबी को डिस्टर्ब ना करते हुए वो सिग्नल करती है यूमी को कि मेरे साथ आओ, मतलब सीक्रेट टोन में, अर्जेंट हेल्प चाहिए ना उसको, इसलिए। आई पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी। तो वो कहती है यूमी, मतलब यूमी क्योंकि रिस्पॉन्सिबल मेड है, वो कहती है पहले बेबी को सेटल कर, मतलब वो बेबी को लिटा देती है बेड पर, और क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। शी वेंट विद यूमी इन टू द bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब क्या करते हैं, क्योंकि यूमी डोमेस्टिक हेल्प, हाउस हेल्प है, डोमेस्टिक पीसफुल इमेज यहाँ पर दिख रही है, और साथ में कंट्रास्ट भी दिख रहा है इंजर्ड एनिमी का। तो क्या करती है यूमी, वो मतलब जो ये है ना, ये भी यूमी के साथ जाती है बेडरूम में, जो कि नर्सरी जो एरिया जहाँ बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। और फिर वो उसका जो बॉय उसको अपने आर्म्स में लिए रहती है, फिर वो स्लीपिंग कर्टन्स को फ्लोर पे बिछाती है, स्प्रेड करती है, और बेबी को उसके बीच में लिटा देती है। ये मतलब यहाँ से पता चलता है कि यूमी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल
मेड है, बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. अब हैना जो है वो क्विकली और बहुत सॉफ्टली किचन में जाती है। दोनों सर्वेंट्स भी डर जाते हैं, जो उनके मास्टर ने उन्हें भी बताया होता है। उसमें से मतलब सर्वेंट्स थोड़ा डर गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि भाई हमारे मालिक के घर में एक अमेरिकन सोल्जर आ गया है। जो ओल्ड गार्डनर था, दो नौकर थे ना, उनमें से जो एक ओल्ड गार्डनर था वो भी इस घर का हाउस सर्वेंट था, और वो अपने अपर लिप से थोड़े से बाल वो खींच लेता है। मतलब वो ये नर्वस जेस्चर है, फियर है, सुपरस्टिशियस है। मतलब वो अपने अपर लिप से थोड़े से बाल ऐसे पुल आउट कर लेता है। So the master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals with a gun, did and what the sea did, they will take revenge on us. अब जो मास्टर है वो कहता है, मतलब वो ये बात कहता है, मतलब गार्डनर जो है ना स्ट्रोंगली अपोज करता है, और वो लॉजिक देता है कि भाई दुश्मन को बचाना तो गलत है ना। वो कहता है कि मास्टर्स, मतलब वो अपने मालिक के लिए कह रहा है कि वो सिर्फ वाइट मैन के आ, मतलब वो अपनी मालकिन से कह रहा है, मतलब उसकी मालकिन भी आ गई ना, हैना भी आ गई, और तब तक ये मालिक जो है डॉक्टर सडाओ ये बता चुका है। तो वो ओल्ड गार्डनर अपनी मालकिन से कहता है, हैना से ब्लंटली कहता है कि इनको, मालिक को नहीं बचाना चाहिए, इस वाइट मैन को, उसके वूंड्स को ठीक नहीं करना चाहिए, वाइट मैन को मर जाना चाहिए। पहले तो वो उसको शॉट किया गया, फिर उसको सी ने पकड़ लिया, बस सी में वो, सॉरी सी ने नहीं पकड़ लिया, सी थोड़ी पकड़ेगा, मतलब वो सी में चला गया, डूब गया। फिर उसके वो जो उसको रॉक्स लग गई, फिर क्या कहते हैं, मतलब सी ने भी उसको मारा। और अगर मास्टर उसको हील करेंगे तो जो मतलब जो गन है और जो सी है हमसे रिवेंज लेंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सुपरस्टिशन दिखाया है। मतलब जो ये ओल्ड गार्डनर है वो ये कह रहा है, आसान शब्दों में बताती हूँ मैं, वो कह रहा है कि भाई हमको, मतलब मालिक को, डॉक्टर सडाओ को, उस वाइट मैन को नहीं बचाना चाहिए। पहले उसे गोली लगी, फिर वो सी में चला गया, वहाँ उसे रॉक, सी ने उसको रॉक से और वूंड कर दिया, सी ने वूंड किया उसको रॉक से। लेकिन अगर मालिक उसको बचा लेंगे, डॉक्टर उसको बचा लेंगे, तो सन और सॉरी गन और सी जो है हमसे बदल लेगी। तो सुपरस्टिशन है, ठीक है। मतलब गार्डनर बहुत ही स्ट्रांगली अपोज कर रहा है। और वो जैसे वो कहता है ना, द वाइट मैन ऑट टू डाई, तो यहाँ पर वॉर हेटेड क्लियर है कि भाई मर जाना चाहिए उसको। तो वो एक्चुअली ना गार्डनर इसको डेस्टिनी मान रहा है कि भाई फेट तो डिसाइडेड है, तो अगर हम फेट से अलग जाएंगे, हम उसको लड़ेंगे, तो हमसे फिर बदला लिया जाएगा, सी और गन दोनों ही हमसे बदला लेंगी। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टियसली। अब है ना थोड़ा सा कर्टियसली, क्योंकि वो ओल्ड गार्डनर है, एज में काफ़ी बड़ा है, तो उसको रिस्पेक्टफुली आंसर देती है, पर अग्री नहीं करती है। बट शी herself also was also frightened, although she was not superstitious as the old man's one. हाँ, मतलब वो भी खुद भी डरी हुई है इस बात से, मतलब वो भी अंदर से डर रही है कि भाई दुश्मन को इन्होंने पनाह दे दी, इसका इलाज करना चाहते हैं। लेकिन वो सुपरस्टिशियस नहीं है कि सी हमसे बदला लेगा या गन हमसे बदला लेगी, जैसा कि ये ओल्ड मैन है। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? क्योंकि अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन है, मोरल कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या कभी अपने दुश्मन को हेल्प करना सही रहा है। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर जबकि वो मतलब फियर के बावजूद वो अपने हाउस हेल्प यूमी को कहती कि जाओ गर्म पानी ले आओ और उसको रूम में लेके जाओ जहाँ पे वो वाइट आदमी है। She went ahead and slid back the partitions. सो जापनीज हाउस में ना स्लाइडिंग डोर्स होते हैं ताकि सीक्रेसी मेंटेन रहे। तो वो जाती है, स्लिट बैक करती है पार्टीशंस को। सडाओ वॉज नॉट येट देयर, सडाओ अभी यहाँ नहीं है। तो हैना और यूमी जो है दोनों अभी भी यहाँ पर, जो दुश्मन है उसके साथ अकेली हैं, उस वाइट अमेरिकन सोल्जर के साथ अकेली हैं। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, शी देन वेंट टू द
वेंट ओवर टू द वाइट मैन। अब यूमी जो अपनी मालकिन को मतलब फॉलो करती है और वो बाल्टी लेके आ जाती है गर्म पानी की और उसको नीचे रख देती है। फिर वो वाइट मैन की तरफ देखती है, मतलब रिलेक्टेंस क्लियरली विजिबल होता है। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड themselves into stubbornness। जैसे ही वो उसको देखती है वो अपने होठों को दबा लेती है आपस में, ऐसे मतलब दबा लेती है आपस में एक दूसरे के, और कहती है आई नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन्स फेस। वो कहती है मैंने कभी किसी वाइट मैन का फेस नहीं धुलाया। शी सेड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अवर नाउ। वो कहती है कि मैं नहीं धोऊंगी इसका मुंह, इतना गंदा है, मतलब ओपन रिफ्यूज़ल कर देती है कि भाई मैं नहीं करूँगी, एक तो ये वाइट मैन है, ऊपर से इसका मुंह कितना गंदा है, मैं नहीं धुलाऊंगी इसका मुंह, मना कर देती है वो। हैना क्राइड एट हर सेवरली। अब अब हैना थोड़ा चिल्ला कर उसको बोलती है यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारा मालिक तुमसे कहता है। मतलब सोशल हायरार्की असर्ट करती है ना, यहाँ पे चिल्ला के बोलती है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कि तुम्हें करना पड़ेगा जो तुम्हारे मालिक ने कहा है। देयर वॉज अ फियर्स a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Henna felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened, अब वो बोल तो देती है लेकिन यूमी का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। फिर हैना को रियलाइज़ होता है कि सर्वेंट्स थोड़े से डेंजरस हो सकते हैं, भाई हो सकता है वो ही जाके कंप्लेंट कर दे, रिपोर्ट कर दे, मतलब अथॉरिटीज़ को पता चल गया तो अरेस्ट होगा, ट्रेजन चार्जेस लगेंगे। तो वो भी थोड़ा सा मतलब वो बोल तो देती है अचानक से भाई तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मालिक ने तुम्हारे कहा है, लेकिन उसको खुद को भी डर है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सर्वेंट्स भी एनिमी को हेट करते हैं, गार्डनर भी मतलब अपोज कर रहा है, मेड भी अपोज कर रही है, वो भी फेट और रिवेंज में बिलीव करते हैं। लेकिन सडाओ जो है वो मेडिकल लॉजिक दे रहा है कि भाई हमें बचाना चाहिए। और मिस्ट्रेस इनकी मालकिन और सर्वेंट का पावर डायनेमिक है ना, का भी डर है और उसका डर भी रियल है, फिर भी वो हेल्प कर रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू his senses so that we can turn him over as a prisoner। अब हैना डिग्निटी के साथ बताती है, बात करती है, काम बात करती है बट फर्म टोन में करती है। वो कहती है कि मतलब वो समझाती है कि हाँ बिल्कुल हम मैं समझती हूँ, हम भी इसको मतलब जब ये ठीक हो जाएगा, मतलब एनिमी को परमानेंटली बचाने वाले नहीं हैं, सिर्फ होश में लाकर पुलिस को देना चाहते हैं। और ये पार्टली सच है, पार्टली सेल्फ जस्टिफिकेशन है ये। मतलब वो कह रही है कि आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। मतलब जब वो मना कर देती है ना यूमी, तो वो कहती है कि अरे हम भी इसको देंगे, पुलिस को ही देंगे हम इसको, लेकिन ये पहले होश में आ जाए, थोड़ा सा ये ठीक हो जाए तब हम करेंगे। लेकिन यूमी तो सीधा रिफ्यूज़ कर देती है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो पुअर पर्सन हूँ, ये मेरा काम भी नहीं है। मतलब वो अपनी सोशल पोजीशन का एक्सक्यूज़ देती है कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मुझसे पंगा वंगा मत लेना, तुम मेरे को मत डराओ तुम। देन प्लीज़ हैना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क। फिर वो कहती कि चलो ठीक है, फिर तुम अपना काम करो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हैना विद अ वाइट मैन अलोन। अब चली जाती है रूम यूमी, तो तुरंत चली जाती है वहाँ से, और टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि हैना उस वाइट मैन के साथ अकेली है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her। अब उसको वो अकेली रह जाती है उसके साथ, उसको भी डर लगता है, उसको मन में सोचती कि अगर वो गुस्सा नहीं करती तो शायद भाई यूमी रुक जाती यहाँ पे। तो एंगर ने उसको करेज दे दिया। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन। अब वो उसको खुद से सोचती है कि अरे ये स्टूपिड है यूमी, तो ये तो खुद ही इतना इंजर्ड है, दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये क्या ही हमें नुकसान पहुँचाएगा, राइट। सो मतलब शी बेंड in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and united the noted drugs that kept the white man covered। अब वो उसका कवर हटाकर वूंड चेक करती है उसकी कि उसको कहाँ कहाँ चोट लगी, कि अब उसे खुद को क्लीन करना पड़ेगा ना। सो व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, डिप्ड द स्मॉल cleaning towel that Yumi
had brought into a steaming hot water and washed his face carefully. अब वो बहुत जेंटल फेयर केयर की तरह नर्स लाइक कंपैशन दिखाती है और उसकी मतलब उसकी बेयर चेस्ट पर क्लीन करती है स्मॉल क्लीन टॉवल को, जो कि यूमी लाई थी, हॉट वाटर में भिगोती है और फिर उसका फेस पूरा क्लीन कर देती है. द मैन स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर वॉज अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज चाइल्ड. सो जैसे उसका वो फेस क्लीन करती है ना, वो ऑब्ज़र्व करती है कि ये बहुत यंग है और बहुत ही मतलब ये कभी जब ये बच्चा रहा होगा तो ये बहुत ही इनोसेंट चाइल्ड रहा होगा. मतलब इसकी स्किन देख के पता चलता है कि ये इतना कोई मतलब बहुत एक तो बड़ी एज का नहीं है, बहुत यंग है ये, और ये बहुत ही मासूम बच्चा रहा होगा कभी जब ये छोटा रहा होगा. मतलब ह्यूमनाइजेशन हुआ इसको एनिमी का, राइट. और वो उसकी स्किन देख कर भी कहती है कि भाई ये बड़ा ब्लॉन्ड मतलब बहुत गोरा रहा होगा. वो उसका चाइल्डहुड इमेजिन करती है. मतलब एनिमी भी उसको बच्चा दिख रहा है, उसके माइंड में चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, राइट. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better than now he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body quite clean. So अब क्या होता है कि वो यही सब सोच रही होती है. अब उसको वैसे तो पसंद नहीं होता है ये आदमी, क्योंकि अब वो बच्चा तो रहा नहीं है, ये तो उसका बचपन सोच रही होती है. तो वो उसको उसकी अपर बॉडी को पूरा क्लीन कर रही होती है, काफ़ी क्लीन कर देती है. बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर. अब उसके अंदर ऐसे हिम्मत नहीं आ पाती ना. मतलब ह्यूमन ड्यूटी तो उसने निभा दी है, लेकिन अभी भी उसके मन में काफ़ी फियर है, क्योंकि भाई एक तो वो इसलिए भी थोड़ा डर रही है इसको क्लीन करते हुए, जो उसके वूंड है वो सीरियस हो सकते हैं. अब उसको एंग्जाइटी होती है कि भाई वेयर वेयर वॉज सडाओ, कि डॉक्टर की नीड फील हो रही है ना यहाँ पे. नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज एंग्शियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स on the wrong towel. Then lest the man be chilled, she put the kilt over him. So उसको मतलब काफ़ी टेंशन भी हो रही होती है, राइट. तो फिर वो अपने हाथ से रॉन्ग टॉवल लेके उसको वाइप कर देती है. फिर वो धीरे से बोलती है सडाओ ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड. वो आने ही वाला था वैसे तो. हिज हैंड हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर. नाउ ही ओपन. उसका हाथ दरवाजे पर थे, वो ओपन कर लेते हैं. फिर वो देखती है, शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट द सर्जस एमरजेंसी बैग. वो सर्जन्स का जो एमरजेंसी बैग होता है वो लेकर आता है. दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपना सर्जन वाला कोट भी पहना होता है. मतलब वो पूरा प्रोफेशनली सर्जन बनकर आ गया. कि अब डिसाइडेड टू ऑपरेट शी क्राइड. वो बोलती है कि अरे तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इसको ऑपरेट करोगे. मतलब थोड़ा शॉक में होती है लेकिन वो समझ जाती है. येस ही सेड शॉर्टली. वो कहता है कि हाँ बिल्कुल कर लिया मैंने डिसाइड. ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ टोकोनोमा ग्लोव एंड पुट द हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट. अब वो बिल्कुल अपनी मतलब सर्जरी प्रिपरेशन शुरू कर देता है प्रोफेशनल प्रिसीशन के साथ. मतलब जापानीज़ कल्चरल डिटेल बताया. टोकोनोमा एक सेक्रेट डिस्प्ले स्पेस होता है. तो मतलब ये अपने उसमें ही है, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से ही सर्जरी करेगा. तो अपने टूल्स वगैरह रेडी कर लेता है, सारे निकाल लेता है, मतलब सब कुछ रेडी करके रखता है. डॉक्टर ड्यूटी ऑफिशियली बिगिन हो जाती है. तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि भाई एनीमी होने के बावजूद ट्रीटमेंट उसको देगा ये, क्योंकि ये डॉक्टर पहले है. डॉक्टर की फ़र्स्ट ड्यूटी यही होती है कि भाई लाइफ को बचाया जाए. अब हैना का भी हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि उसको पहले बहुत डर लगा, फिर उसे गुस्सा आया, फिर वो कंपैशन हुई, अब उसके अंदर करेज भी है. और जो जो बॉडी उसको पहले एनिमी की लग रही थी, फिर उसे एक इंसान की लगी, फिर उसे एक बच्चे की लगी, अब वो उसको पेशेंट की लग रही है, इसलिए वो अब इलाज होगा. तो आज की स्टोरी हम यहीं इसको रोक देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसको यहीं पॉज करना ठीक लगेगा. सो बाकी की स्टोरी, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टोरी बची है, इसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे, राइट. सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. तो डिटेल में समझने के लिए, कैरेक्टर्स के इमोशन को समझने के लिए, मॉरल डिलेमा डिटेल में समझने के लिए रिमेनिंग चैप्टर को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जहाँ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग
टर्न लेगी, स्पेशली ऑपरेशन सीन और फाइनल डिसीजन के साथ। टिल देन आज का पार्ट जो हमने पार्ट 1 में जो ही पढ़ लिया, इसको रिवाइज़ कीजिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कीजिएगा और अपने डाउट्स रेडी रखिएगा। और कमेंट सेक्शन हमेशा अवेलेबल है आपके डाउट्स एंड क्वेरीज़ के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 ऑफ द एनिमी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।